नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 25 अक्टूबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे हो। और एक बात मैं यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण कह दे रहा हूं और वो ये कि अगर आपका फोकस यूपीपीसीएस पर होगा तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जो है आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में जीएस अर्थात सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको बताया जाता है। साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा के लिए आपको एक प्रश्न डेली जो है लिखने के लिए भी दिया जाता है। अब आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, यह दरअसल आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपकी मेहनत पर और आपकी शिद्दत पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे द्वारा एक क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए जरूर दिया जाता है, तो प्लीज आप लोग उस पर फोकस जरूर किया करिए। और हाँ, आरओ वाले जो अभ्यर्थी हैं उनसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, ये आपके पास समय आपके पास क्या है, बिल्कुल नहीं बचा है। अगर हम लोग अक्टूबर माह को निगलेक्ट कर दे थोड़ा सा, ठीक है, आरओ वाले जरा ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है, आरओ और एआरओ वाले, ठीक है। अगर मैं अक्टूबर माह को क्या करता हूं, निगलेक्ट कर देता हूं, तो नवंबर में आपके पास बचा कितना दिन? नवंबर में बचा आपके पास 30 दिन, ठीक है। और दिसंबर में बचा आपके पास ले देकर के मात्र, वैसे तो 22-23 में एग्जाम एक्सपेक्टेड है, ठीक है, प्रस्तावित है आपका। लेकिन अगर उधर में अगर 22-23 में, इसका मतलब 21 में आप जाओगे एग्जाम देने, 20 मान लो, तो 20 दिन में मान ले रहा हूं, ठीक है। मात्र आपके पास 50 डेज बचे हैं, ठीक है, आरओ वाले के लिए। और अगर पीसीएस की बात कर लेते हैं, अगर 7-8 तारीख को अगर होता है, तो ऐसे में पीसीएस के लिए कितना समय बचा है? पीसीएस के लिए बचा है भैया आपके पास नवंबर के 30 दिन, और उधर लगभग आपके पास बचे हैं 5 दिन, मतलब 35 दिन, ठीक है। अब ध्यान रखना कि पीसीएस के लिए बचा है आपके पास मात्र 35 दिन और आरओ के लिए बचा है मात्र 50 दिन, ओनली एंड ओनली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के जो बचे हुए दिन हैं वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज 25 तारीख हो गई है, फिर 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, ये आपका दिवाली और धनतेरस में बीतेगा, शॉपिंग और सब सफाई में बीतेगा। आप नहीं पढ़ोगे, घर आओगे जाओगे, फिर वहां से वापस लौटोगे, 6-7 दिन 8 दिन आपका जाएगा, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं। अब एक बात आपको यहां पर विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि जो आपका पीसीएस का 35 दिन है, ये इतनी मेहनत कर दो कि एक दिन आपका 2 दिन के बराबर हो जाए, यानी कि ये जो आपका 35 दिन है ये आपका 70 दिन के बराबर हो जाए। और ये जो 50 दिन आरओ का बचा हुआ शेष है, ये 50 दिन आप इतनी मेहनत कर दो कि ये 50 दिन आपका 100 दिन के बराबर हो जाए। यकीन मानिएगा कि आपका सफलता आपको जो है जरूर मिलेगी। लेकिन ये जो समय आपके पास बचा हुआ है, घनघोर मेहनत करनी है, आपको जबरदस्त मेहनत करनी है, धुआंधार मेहनत करनी है, सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। फिर देखिएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। बस भरोसा रखिएगा, लगातार करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। जो टॉपिक्स, जो टास्क मैं आपको देता हूं, आप उसको करते जाइए। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, हर रोज कहता हूं कि प्लीज आप मेरी बातों को माना करिए, समझा करिए, उस पर काम किया करिए। फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरा चेहरा नजर आएगा, किसी और का नजर नहीं आएगा कि सर ने हर एक बात कितनी इंपॉर्टेंट कही थी हमसे और कहा था कि ये कुछ चीजें तैयार कर लेना। तो प्लीज आप लोग मेरी बातों को माना करिए। फिर आप एग्जाम देके आएगा, फिर आप मुझसे मिलिएगा, फिर आपको मेरी हर एक बात जो है क्या कहते हैं याद आएगी, ठीक है। तो भैया जी लोग, ऐसा है, अब घनघोर मेहनत शुरू कर दो, लगातार तैयारी शुरू कर दो। करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपको गलत ना होने पाए, इस बात की जिद मान लेना, और जिद इस बात की भी मान लेना कि आपको जो है सफलता हर हाल में अर्जित करनी ही करनी है, राइट। चलिए आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि सर अब ज्यादा ही मोटिवेशन हो गया, लेकिन जरूरी है भाई साहब, है ना, आप लोग को बीच बीच में बताना जरूरी है कि आपका पास कितना समय शेष बचा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहोगे, कुछ काम नहीं होगा। ये जमाना कछुए की चाल का नहीं है, ये जमाना स्मार्ट तरीके का है, ठीक है। कछुए की चाल से धीरे धीरे चलोगे, नहीं मिलेगी सफलता। धीरे धीरे नहीं चलना है, आपको धीरे के साथ साथ में अपनी स्पीड बढ़ानी है और स्मार्ट तरीके से बढ़ानी है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आइए एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूपीपीसीएस और आरओ दोनों अभ्यर्थियों के लिए। यानी कि अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस का होगा, आरओ का होगा, तो उसके लिए दरअसल एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, आरओ एआरओ एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज।
इसके माध्यम से बेसिकली आपको 9000 अर्थात 9000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगी। और इस समय जितना प्रैक्टिस आप अपने एग्जाम के लिए करेंगे, दरअसल वो उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है, उस वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि यह समझना सबसे अहम होता है कि वर्तमान ट्रेंड क्या है, प्रकृति क्या है क्वेश्चन पूछे जाने की, उसी के आधार पर आपको चीजों को बताई जाएगी। इसके अलावा टॉपिक्स और सब्जेक्ट वाइज आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा आपको 3 टाइम्स का, सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ एवरी टेस्ट की दी जाएगी, 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, और 15 आरओ के टेस्ट होंगे, इसमें 10 पीसीएस के टेस्ट होंगे, और 5 टेस्ट आपके सीसैट के होंगे, जो कि आपको फुल सिलेबस टेस्ट के रूप में मिलेंगे। और ये टेस्ट बाइलिंगुअल होंगे, और जिसमें 5000 क्वेश्चन जो है विथ डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको मिलेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, डिकोड एग्जाम के जो उत्तर की जो व्याख्या होती है, प्रश्नों का जो उत्तर होता है, वो बहुत डिटेल्स में दिया हो गया होता है। यानी कि जहां एक बार आप इन जो है 9000 प्रश्नों की जो है को जानोगे, तो इसके साथ साथ में इसकी व्याख्या के अंतर्गत आप बहुत प्रकार के और प्रश्नों के उत्तर जानोगे। यानी कि लगभग आपके पास 20-22 हजार प्रश्नों का कलेक्शन जो है हो जाएगा, संकलन हो जाएगा, अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो इसलिए आप लोग जो है इसको प्लीज ज्वाइन करिएगा। आप इंग्लिश माध्यम के होंगे या हिंदी माध्यम के होंगे, दोनों अभ्यर्थियों के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया, अर्थात ये आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे, याद रखिएगा। ओके, और अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, अगर इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करना है, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे टाइप करिएगा, मैसेज टाइप करिएगा वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट लिख करके आपको हमें भेज देना है हमारे संस्थान के नंबर पर 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो इस प्रोग्राम से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करिए। अब आइए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कल का रिवीजन करते हैं। तो बताओ भैया जी लोग जल्दी से कि आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी दर है, कितने % रहने की संभावना व्यक्त की गई है, तो की गई है आपकी 7.2। ठीक है। इसके अलावा अशफाक उल्लाह खां की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, 22 अक्टूबर को। इसके अलावा 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड सम्मेलन का उद्घाटन किन्होंने किया, तो अमित शाह, जो कि आपके क्या है, आपके जो है जो गृह मंत्री हैं, और अमित शाह क्या है, सहकारिता मंत्री भी हैं। कल हमने आपसे कहा था कि बताओ सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई, लोगों ने कमेंट नहीं किया, इसका उत्तर नहीं दिया। भैया जी लोग प्लीज उत्तर दिया करिए, और कम से कम ना उत्तर दिया करिए तो अपने कॉपी में जरा उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, जो हमने आपको कहा था। ठीक है। इसके अलावा हाल ही में उच्चतम न्यायालय में स्थापित नई न्याय की देवी की मूर्ति को किस शिल्पकार ने बनाया है, तो विनोद गोस्वामी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की गई, तो ये की गई भैया असम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो चुना गया प्रोबोवो सुबियांटो को। ठीक है। नेक्स्ट है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के समारोह में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ भैया आपका कौन सा स्थान, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में कौन सा राज्य टिड्डियों के हमले से प्रभावित है, वो राज्य कौन सा है, वो है आपका भैया केरल। ठीक है। ये हमने कल प्रश्न किए थे, जिसका उत्तर आज आपको मिल गया है, रिवीजन हो गया इसका। अब आइए हम लोग फ्रेश क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उसके पहले कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताओ बोमडिला दर्रा अवस्थित है कहां पर, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और भैया जी लोग कल ही हमने आपसे कहा था कि जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उनकी लिस्ट बना लीजिएगा। दर्रों से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, लूसेंट वाली किताब में भी होगी, ज्योग्राफी की अगर आपके पास महेश वर्णवाल या परीक्षा वाणी होगी तो वहां पर भी आपको ये दर्रे वगैरह सारे के सारे दिए गए होंगे। ठीक है। चलो अब आते हैं पहले प्रश्न पर हम लोग फटाफट। तो हाल ही में भारत में आया हुआ जो चक्रवाती तूफान दाना है, इसका नामकरण बेसिकली किसके द्वारा किया गया है, भूटान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमेरिका, तो इसका नामकरण बेसिकली किया गया किसके कारण, सऊदी अरब के द्वारा। और कल हमने आपको, कल या परसों शायद हमने आपको चक्रवात के बारे में पढ़ाया था, चक्रवात भी पढ़ाया था हमने आपको, प्रति चक्रवात भी पढ़ाया था। हमने आपसे कहा था कि दरअसल चक्रवात क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, चक्रवात के लिए 2 कंडीशन बहुत अहम होती हैं कि चक्रवात कब आते हैं। चक्रवात के लिए 2 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक क्या होता है, 27 डिग्री से अधिक टेम्परेचर का होना इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कोरियोलिसिस बल। क्या, कोरियोलिसिस बल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भैया कोरियोलिसिस बल क्या होता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मैं बताऊंगा नहीं,
आज आप इंटरनेट पर सर्च करिए, किताब में देखिए कोरिलेसिस बल क्या होता है। दो कंडीशन चक्रवात आने के लिए बहुत ही अहम होती हैं, कौन कौन सी? पहली कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन भैया आपकी कोरिलेसिस बल, और दूसरा 27 डिग्री टेम्परेचर से अधिक जो तापमान होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप लोग चक्रवात के बारे में जानते होंगे कि चक्रवात में क्या होता है, बीच में निम्न वायुदाब होता है, बाहर उच्च वायुदाब होता है, पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती हैं, चलती हैं। चक्रवात में क्या होता है, कल ही हमने आपको बताया था कि चक्रवात में क्या होता है, तीव्र वर्षा होती है, तेज बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, और इसका ठीक विपरीत क्या होता है, प्रतिचक्रवात होता है। तो चक्रवात में जहां पर केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है, तो ठीक इसका विपरीत प्रतिचक्रवात में होता है। अर्थात कि प्रतिचक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब और परिधि के बाहर क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा, यानी कि पवनें केंद्र से परिधि की ओर जो है जाएंगी। जहां चक्रवात में एक और भारी बारिश और तूफान आता है, तो इसका ठीक विपरीत प्रतिचक्रवात होता है। तो ऐसे में प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होगा, कोई बारिश वगैरह नहीं होगी। यह बात आप लोग को क्या करनी है, विशेष तौर पर जो है ध्यान देनी है, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, चक्रवात से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप लोग जानते होंगे कि इस समय जो है चक्रवाती जो तूफान दाना है, ये अभी चर्चाओं में है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर जो है भारी नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है भैया, 80, 84, 94 या फिर 102। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत की रैंक है भैया, वो है आपकी 84। कितनी? 84, यानी कि 84वीं रैंक है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको करिएगा अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंक है कितनी है, 84 है, ठीक है। और कितने देशों में, 165 कंट्रीज में, 165 कंट्रीज में भारत की रैंक कितनी है, 80 जो है कितनी है, 4 है, ठीक है। और किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। कई बार जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडेक्स वगैरह जो जारी किया जाता है, वो किस संस्थान के द्वारा या किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, उसका नाम पूछ लेता है। तो ये जो अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता जो सूचकांक जारी किया गया है, वो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, ध्यान रखिएगा। प्रथम 3 देशों की अगर बात करते हैं, यानी कि टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो पहली रैंक किसकी है, रैंक फर्स्ट पे कौन सा है भैया, रैंक फर्स्ट पे आपका कौन सा है, हांगकांग है। रैंक 2 पर कौन सा है, रैंक 2 पर सिंगापुर है। और रैंक 3 की बात करें तो रैंक 3 के यहां पर कौन है, आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और अंतिम पायदान पर यानी कि 165 जो रैंक है किसकी है, वो है आपके वेनेजुएला की। और भारत की कितनी है, आपके सुंदर इंडिया की कितनी है, आपके इंडिया की है 84, ठीक है। तो भारत की रैंक है 84, प्रथम 3 देश पर कौन से, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला, यानी कि रैंक 165, याद रहेगा। चलो, इसके अलावा ये जो रैंकिंग जारी की जाती है बेसिकली 5 संकेतकों पर आधारित होती है। कई बार वो संकेतक आपके एग्जाम में पूछ जाता है कि बताओ ये जो अभी हाल ही में इंडेक्स या रिपोर्ट जो जारी की गई है, ये कितने संकेतकों पर आधारित है, यानी कि उसके मानक क्या हैं। तो इसके बेसिकली 5 जो है इसके संकेतक हैं। पहला क्या है, पहला आपका सरकारी नियंत्रण है, दूसरा कानूनी व्यवस्था और संपत्ति अधिकार है, तीसरा साउंड मनी है, चौथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता है, और पांचवा क्या है, विनियमन है। ये 5 इसके संकेतक हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य फैक्ट की हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो अभी हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया था 2024 में, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, इसमें भारत की रैंकिंग है भैया आपकी 105। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट हैं आपके लिए, रट लीजिएगा। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 आया है, इसमें जो है 2024 में होगा ये, में भारत की रैंक कितनी है, वो है आपकी 39। कितनी है, 39 है रैंक। ये भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका। ये क्या है आपके लिए, एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौते की अवधि कितने वर्ष बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, यानी कि जो करतारपुर साहिब गलियारा है, ठीक है, इस पर जो लोग आप लोग जानते होंगे कि जो यहां से हमारे सिख भाई बहन जो जाते हैं वहां पर करतारपुर गलियारे के थ्रू वहां पर, ठीक है, तो वो जो अवधि है, ठीक है, वो कितने वर्ष के लिए बढ़ाई गई है, 2, 3, 4 या फिर 5।
तो फिर अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब गलियारा पर समझौते की जो अवधि है उसको 5 वर्ष तक के लिए और बढ़ा दिया गया है अपने आप में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ी उपलब्धि अपने आप में जो है सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही फेमस प्लेस है, ठीक है, आप लोग भी जा सकते हैं चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाने पर क्या की है, सहमति व्यक्त कर दी है। भारत से पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 2019 को इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है कि इस पर कब हस्ताक्षर किया गया था, आप कहेंगे 24 अक्टूबर 2019 को बहुत बड़ा जो है महोत्सव इस पर आयोजित किया गया था और बहुत बड़ी तारीफ भी सरकार की गई थी। ठीक है, यह समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध था। पहले 5 वर्ष तक के लिए था, तो 19/5/24 2019 में इसको शुरू किया गया था। 5 साल के बाद 2024 में खत्म हो रही थी, लेकिन इसको जो है फिर 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नसीम अल बहर। क्या नसीम अल बहर भारत और किस देश का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत के साथ में कौन सा देश रहता है द्विपक्षीय अभ्यास में? ओमान, अमेरिका, रूस या फिर भूटान? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए कि बेसिकली इस जो है नौसैनिक अभ्यास में कौन शामिल है भारत के साथ में? तो वो है भैया आपका शामिल देश कौन सा? ओमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, और युद्धाभ्यास से प्रश्न एक ना एक आते हैं, तो जितने भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं भाई साहब आप लोग प्लीज जो है उसको रेडी कर लीजिएगा। खासकर रूस के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं, रूस और अमेरिका के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको आप लोग प्लीज रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलो मैंने क्या बोला, जो युद्धाभ्यास खासकर, ठीक है, रूस, क्या रूस और अमेरिका, इन दो देशों के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं वो अक्सर पूछ लिया जाते हैं, खासकर अगर कोई चीन के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसे मुश्किल से होता है, लेकिन अगर चीन के साथ होता है तो भी। ठीक है, याद रहेगा। चलो, चीन और सऊदी अरब, सऊदी अरब भी इसमें ऐड कर लीजिए। सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, चीन, रूस, अमेरिका, ये 4 खास, कभी कभी जापान, आल्सो जापान। ठीक है, जापान भी लिख लीजिए आप लोग, जापान, जापान, ये 4-5 कंट्री हैं जहां से युद्धाभ्यास से अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रूस हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया आपका, ठीक है, और सऊदी अरब हो गया। तो ये कंट्री क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नसीम अल बहर भारत और ओमान के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, याद रखिएगा। कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये गोवा के तट पर दरअसल क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। गोवा का तट लिख सकते हैं, गोवा के तट पर आयोजित किया गया है। यह भारत की नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच में दरअसल ये आयोजित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। ठीक है, वर्ष नहीं दिया गया, यहां पर सिर्फ डेट दी गई है। तो डेट आपको इसलिए मैंने दे रखा है इस क्वेश्चन को, ताकि डेट भी आप क्या करें, अक्सर याद कर लिया करें। कई बार क्या होता है एग्जैक्ट डेट पूछ लेती है, तो प्लीज इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली 20 अक्टूबर, क्या 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर को दरअसल 20 अक्टूबर 2023 होगा संभवतः, है ना। हाँ, दरअसल नमो भारत ट्रेन भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी जिसको हम लोग RRTS बोलते हैं, की शुरुआत है, जिसमें साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच में पहले 17 किलोमीटर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को किया गया, और उस समय मैं जो है शायद दिल्ली में ही था, है ना। चलो नेक्स्ट है दुहाई, और बाकी सारे फैक्ट दे रखे हैं यहां पर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या कुछ इसमें क्या क्या है। और फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ट्रेन बेसिकली साहिबाबाद हो गया, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर, मेरठ दक्षिण सहित 9 स्टेशन इसमें शामिल हैं। और साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर सेक्शन के जुड़ने के साथ ही यह गलियारा जल्द ही 54 किलोमीटर तक और फैल जाएगा। बड़ी अच्छी योजना है, आप लोग जो है आराम से मेरठ तक की यात्रा दिल खोल के कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जो है ये योजना है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, जो दिल्ली में रहते होंगे वो लोग जानते होंगे इसके बारे में अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी कि WTSA 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? ठीक है, क्या विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, इसका
जो है आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो व्याख्या सेम वही ले रखा है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में किया गया है। किसका? विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, यानी कि WTSA भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। और भैया WTSA क्या है? WTSA अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यानी कि जिसको हम लोग ITU बोलते हैं, के मानकीकरण कार्य के लिए एक क्या है? शासी सम्मेलन है। और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अगर बारे में हम बात करते हैं तो ITU, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यानी कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1865 में। और इसका नाम अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ रखा गया था पहले, ठीक है। बाद में फिर क्या किया गया? बाद में दरअसल इसका नाम बदल करके अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ कर दिया गया, जो कि अभी फिलहाल है। मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और सदस्य 193 देश इसके क्या सदस्य हैं? भारत भी दरअसल इस 193 देशों में शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 14वें क्या? हाल ही में कहां पर 14वें झील सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार? जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दरअसल अभी हाल ही में जो 14वां झील सम्मेलन है, इसका आयोजन बेसिकली कर्नाटक में किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो हाल ही में 14वां झील सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के मूडबिद्री में किया गया। कब हुआ आयोजन? इसका आयोजन याद रखिएगा 17 से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 के मध्य में इसका आयोजन किया गया। थीम क्या है? मानव कल्याण के लिए जो है आर्द्र भूमि होगा, आधार भूमि नहीं होगा, आर्द्र भूमि होगा, ठीक है, आर्द्र भूमि। ये आधार नहीं, आर्द्र भूमि, यानी कि मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि। और भैया आर्द्र भूमि से अगर बात एक याद आ गई कि आर्द्र भूमि आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? एक तो ये प्रश्न। और आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? जैव विविधता के संरक्षण के लिए आर्द्र भूमियों का क्या योगदान है? ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग आर्द्र भूमियों के बारे में डिटेल्स में, यानी कि वेटलैंड्स के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी कि आज आपका जो टास्क है, टास्क नंबर 1 क्या है? टास्क नंबर 1 है ये आप लोग वेटलैंड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्या? वेटलैंड्स के बारे में, ठीक, एक टास्क। और टास्क दूसरा क्या है आपके बारे में? टास्क दूसरा यह है कि वर्ष 2024 में जो युद्धाभ्यास रूस, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब के भारत और उनके मध्य में आयोजित हुए हैं, उन युद्धाभ्यास को आप लोग कर लेना है। तो दूसरा टास्क आपका क्या है? जो देश हमने अभी आपको बताए थे उन देशों के साथ भारत का कौन कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और रूस में एक सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सभी हमने आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 की शुरुआत कहां पर की गई है? ठीक है, तो ये बेल्जियम, न्यूयॉर्क, कोलंबिया, फिर नई दिल्ली। तो बेसिकली जो अभी COP16 जो है इसका आयोजन बेसिकली इसकी शुरुआत कोलंबिया में की गई है, आप लोग को पता होगा। और कोलंबिया का जो एक शहर है कैली, कोलंबिया के शहर कैली में इसकी शुरुआत की गई है, कैली, याद रखिएगा। इस दौरान क्या हुआ है? इस दौरान कुनमिंग मॉन्ट्रियल, क्या? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी कि KMGBF के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि दरअसल जब COP15 आपकी हुई थी तो COP15 में, यानी जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, उसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल को पारित किया गया था। और दरअसल ये जो COP16 हो रही है तो उसमें कुनमिंग जो आपका ये मॉन्ट्रियल हुआ था उसमें क्या कुछ प्रगति हुई है ये आपको जो है दरअसल इसमें चर्चा की जाएगी। और कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, यानी कि कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल हुआ था, आप लोग जानते होंगे शायद, अगर नहीं जानते होंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। कुनमिंग मॉन्ट्रियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का आधार और बायोडायवर्सिटी जैव विविधता पर जो है कहीं ना कहीं चर्चा विस्तृत रूप से की गई थी कि हम किस तरीके से दरअसल इस पर हम लोग सहमति दर्ज करके बायोडायवर्सिटी को जो है बचाने का कार्य कर सकते हैं। और इसी कुनमिंग जो आपका मॉन्ट्रियल हुआ था यानी COP15 के दौरान ही एक चीज और हुई थी, वो क्या? उसमें क्या हुआ था? 30x30 कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल हुआ था उसमें 30x30 जो है का कॉल नहीं का होगा, ठीक है, 30x30 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब ये बेसिकली क्या है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल 30x30 इसका लक्ष्य क्या है? आप लोग इसको पढ़िएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में कुनमिंग मॉन्ट्रियल और, ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल 30x30 के बारे में आपसे पूछ ले कि क्या है। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल 30x30 क्या है? आप लोग इसको जरा एक बार देखिएगा।
अगर नहीं आएगा तो मुझे कल कमेंट करके बताइएगा, लेकिन ये मैं चीज आप पर सौंप देता हूं कि आप इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में आपके इंटरव्यू पूछ सकता है कि बताइए कुनमिंग मॉन्ट्रियल 30x30 का टारगेट क्या है, या इसका संबंध किस कॉप से है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो प्लीज आप इसको पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो कल मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, कल मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब ये जो आयोजन हो रहा है कॉप 16 का, ये कब से कब तक हो रहा है भाई साहब? ये हो रहा है 21 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर के मध्य में। और कोलंबिया की अगर हम बारे में बात करते हैं तो कोलंबिया की जो राजधानी है वो क्या है? बोगोटा है। और राष्ट्रपति कौन से हैं? गुस्तावो पेट्रो हैं वहां के राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। और भैया जी लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न है आपके लिए वो वेरी वेरी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न डैम श्योर है कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो है वो आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आल्सो प्री एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉप 16 भी आपके प्री प्लस मेंस के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको क्या करना है? रेडी करना है। यानी कि टास्क जो आपका 3 है आज आपका जो टास्क 3 है ये क्या है? ये टास्क 3 जो है, अच्छा जो मैं कहता हूं भाई साहब उसको करते जाना। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा और एक तरीके से आपकी तैयारी ही हो चल रही है। यानी करंट के साथ साथ में आप जीएस के बहुत सारे प्रश्नों को, करंट के बहुत सारे प्रश्नों को आप घर बैठे आराम से जो है मेरे साथ आप कर पा रहे होंगे। एक तरीके से आपकी क्लास जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से चल रही है। इसके लिए भाई साहब ना लोग बहुत पैसा पेमेंट करते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में। ठीक है, ध्यान रखना, जो कि मैं आपको फ्री में बता दे रहा हूं। तो प्लीज आप लोग इसको फॉलो किया करिए। ठीक है, नहीं तो मैं करंट पढ़ाता और करंट क्वेश्चन करा के सब निकल जाता, लेकिन मैं आपको नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को प्लीज करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो टास्क 3 में क्या है आपके कि आप लोग कॉप 16 के बारे में क्या करिएगा? अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कॉप 16 के आधार पर जो है आप लोग कुनमिंग मॉन्ट्रियल और जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल 30x30 का टारगेट क्या है इसको भी रेडी करिएगा आप लोग प्लीज। ओके, चलो तो ये हो गया आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। और अब हम आते हैं सीधे तौर पर आज के प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप लोग को देना है। तो बताना है आपको बेसिकली कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में मैंने इस प्रश्न को कराया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। अगर नहीं पता है तो आप लोग एक दिन पहले का वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा इसका उत्तर, या इंटरनेट पर डालिए देगा। चलो, तो 20 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को या फिर 23 अक्टूबर को बताइए विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर देंगे। और कल संभवतः आपके कमेंट्स नहीं आए थे, इसका मतलब या तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या तो आप दीपावली की छुट्टियों में लगे हुए हैं, मतलब साफ सफाई में लगे हुए हैं, या कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं, या फिर हताश हो गए हैं। यदि ऐसा है, सफाई कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम आधे घंटे का समय तो आप निकाल ही सकते हैं। कम से कम कमेंट्स के माध्यम से अपने उत्तर को तो दे सकते हैं। मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि आप में शिथिलता आ गई है, आप जो है अपने हथियार डाल दिए हो, या फिर आप बोर गए हो। आपके कमेंट से हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए प्लीज आप लोग कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताया करें मुझे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आज के पीसीएस के मुख्य परीक्षा प्रश्न पर। जनहित याचिका, जनहित याचिकाएं क्या होती हैं विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो जनहित याचिकाएं होती हैं, यानी कि जो जनहित याचिकाएं होती हैं, इस पर बेसिकली क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि आजकल जो जनहित याचिकाएं आती हैं वो बिना मतलब वाली आती हैं, एक तरीके से फर्जी आती हैं। उसका रियल जो स्टेटमेंट था मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाएं, जनहित याचिकाएं आ रही हैं वो बेसिकली रियली में नहीं आ रही, अर्थात जो वास्तव में जो जनहित की योजना, जो जनहित की जो प्रॉब्लम होती हैं उस पर आधारित ना होकर के बल्कि अलग अलग चीजों पर आधारित होती हैं, जो कि क्या है, सही नहीं है। तो इसलिए जनहित याचिका आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, प्री में भी, आपके मेंस में भी। इस पर आप लोग जो है अच्छे से लिखिएगा इसको, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस पर नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं लिख पाइएगा तो मुझे बताइएगा। और ये बताओ भाई साहब मुझे जरा एक बार आप लोग कि क्या जो मैं ये देता हूं प्रश्न, क्या आप लोग लिखते हो कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो? हो सके तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूं या करती हूं। मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग दरअसल इसका जो है उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो इससे एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि हाँ कौन से वो लोग हैं जो प्री प्लस जो है मतलब पीसीएस प्री के साथ में मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, और जिनका फोकस आरओ भी है और पीसीएस भी है। तो आप लोग उत्तर अपना जरूर दीजिएगा कि क्या आप इस प्रश्न का उत्तर अपने घर पे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सफाई करते रहिए, घर जाने की तैयारी करिए, दीपावली आ रही है और
इसके साथ साथ में बाकी सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई आपकी ब्रेक ना होने पाए। बाकी मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।